जय हिंद दोस्तों, आप लोगों के फिर से एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये तो पता होगा कि ये महासीरीज चल रहा है आपका सामाजिक विज्ञान का, जिसमें हम लगभग आपको 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे और उसी में से आपको 60 प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब कि हम यहाँ पे 400 ऑब्जेक्टिव पूरा फाइनल आपको जब करा देंगे तब आपको लगेगा अंदर से एक उत्साह होगा कि हाँ अब एग्ज़ाम में हम बना सकते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जितना भी मेरा नया वीडियो हो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने कड़ी की ओर जो हम मतलब चला रहे थे। लगभग कल हम 30 से 32 क्वेश्चन कर चुके थे, 32 क्वेश्चन कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 33 से हम स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे, आसानी से समझेंगे। ठीक है ना, और जो भी बात बोलेंगे मतलब कि उससे मतलब एक्स्ट्रा चीज़ भी कुछ बताएंगे कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं प्रश्न नंबर पहला। दोस्तों प्रश्न नंबर पहला में क्या बोला गया है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ठीक है, सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया। आपको तो पता होगा कि सरकार का 3 स्तर होता है और 3 स्तर में यहाँ पे दोस्तों एक होता है पंचायती। ठीक है, पंचायती राज, आप लोग नाम सुने होंगे, पंचायती राज्य व्यवस्था, है ना। जैसा कि हम लोग के बिहार के गांव में आप लोग देखेंगे कि पंचायती राज्य व्यवस्था जो है लागू है। जो पंचायती राज्य व्यवस्था था भाई जी, उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये गांधी जी के जन्मदिन के दिन यानी 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला में पहला बार इसको बनाया गया था। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिला से क्यों हुआ था, प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो मैं बात बोल रहा हूँ उस पर भी गौर कीजिएगा, एग्जाम में वो भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। सबसे पहली बार कहाँ, राजस्थान। राजस्थान के कौन से जिला में, तो नागौर जिला में। कौन सा जिला में, नागौर जिला में। इतना बात आपको ध्यान में रहेगा, चलिए ध्यान में रहेगा। तो चलिए भाई जी क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं। जो 33 है उसको जरा पढ़िए, आप ध्यान से पढ़िए और उसका आप आंसर टिक आउट कीजिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। तो आपके पास ऑप्शन है 71वां संशोधन, 72वां संशोधन, 73वां संशोधन और इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम आपको बताएं कहाँ लागू हुआ था, राजस्थान में। कब लागू हुआ था, 1959 ईस्वी में 2 अक्टूबर के। तो याद रखिएगा कि ये जो संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संशोधन में कहा गया था कि जो संशोधन करके लाया गया था कि सरकार का तीसरा स्तर भी बनाया जाए, जिसको हम लोग पंचायती राज व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा गया झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, यानी क्वेश्चन नंबर 34 में आपको बोला गया है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, यानी किस वर्ष झारखंड राज्य बना था। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 18 अक्टूबर 2000 ईस्वी को और इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन वहाँ दिया हुआ रहेगा। तो बिहार से जो झारखंड तक कब अलग हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे, प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है कि बिहार से जो झारखंड अलग हुआ था, कब हुआ था भाई जी, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हो गया था। यानी आपका सही आंसर ये हो जाएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहा गया भारतीय संविधान के 8वीं, देखिए 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है। जैसे जो संविधान है, ऐसा तो नहीं है कि पूरे भारत में एक ही भाषा बोला जाता है, अलग अलग प्रकार के भाषा बोला जाता है। जैसे तमिल, कर्नाटकी, उड़िया, हिंदी, बहुत सारा बोला जाता है, मगही, भोजपुरी, इस प्रकार से बोला जाता है। तो कहा गया कि भारत का जो एक संविधान है जिसके अनुसार ये देश चलता है, उसमें कितने भाषा का वर्णन किया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है 18, बी में है 20, सी में है 22 और डी में है 24। आप लोग हिंदी के बुक में पढ़े होंगे, ऐसे तो यहाँ भी पढ़ना है, लेकिन हिंदी के किताब में आपको मेनली रूप से मिलता है कि भाषा जो है संविधान में कितना है, 22 का वर्णन किया गया, यानी 22 को भाषा का यहाँ पे जगह दिया गया है। आपका सही आंसर कौन हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा गया बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, यानी कि ऐसे भी हम लोग यदि देखें कि प्रति व्यक्ति सबसे कम आय वाला राज्य कौन है, तो बिहार है। सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है, तो गोवा है। ये बात तो अब कन्फर्म है, 2 ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर है। उसके बाद हम बिहार राज्य के अंतर्गत आए तो हम यहाँ पूछे कि बिहार में भी जिला 38 हुआ है, तो 38 जिला में कौन सा ऐसा जिला है जिसका मतलब प्रति व्यक्ति आय यानी जो इनकम है वो सबसे कम है। तो सबसे कम आपके पास ऑप्शन है पटना, बी में है शिवहर, सी में है गया और डी में से इनमें से कोई नहीं है। तो आपको याद रखना है कि बिहार के, ठीक है, शिवहर जिला के जो प्रति व्यक्ति आय है सबसे कम है।
और यदि आपसे यही प्रश्न थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए और पूछ दिया जाए कि बिहार के सबसे अधिक आय वाला मतलब जिला कौन है, तो आपका बिहार के सबसे अधिक आय वाला जिला पटना है। इसका जो आय है सबसे अधिक है, ठीक ना, मतलब सब जिला से सबसे अधिक आय वाला ही जिला है, ठीक है। इसका जो आय है सबसे अधिक है, याद रखिएगा। अधिक आय वाला पूछेगा तो पटना, कम आय वाला पूछा तो शिवहर। कहाँ के लिए? बिहार के लिए। चलिए, आशा करते हूँ कि यहाँ तक ये प्रश्न आप समझ गए हैं, तो इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आसानी से पढ़ते रहिए, दोस्तों में शेयर मारते रहिए ताकि आपको भी समझ में आ जाए और आपको दोस्तों को भी समझ में आ जाए। और मैं जब 400 ऑब्जेक्टिव फाइनल करवा दूंगा तो आपको लगवे नहीं करेगा एग्जाम में कि एक भी नहीं बनेगा, पूरा बन जाएगा भाई जी, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, आसानी से पढ़ना है। तो चलिए, इसका एक स्क्रीनशॉट आप फटाक से करिए। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर और क्वेश्चन नंबर 39 को पढ़ते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा ऑप्शन देख के। चलिए, कहा है यहाँ पे कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? जिस प्रकार से इंडिया का मुद्रा का नाम रुपया है, पाकिस्तान का रुपया है, तो उसी प्रकार से बांग्लादेश बच्चा से रटते रटते बूढ़ा हो जा रहे हैं। और वो तो पता ही होगा बांग्लादेश का रुपया मतलब क्या कहते हैं, मुद्रा को क्या बोलते हैं। आपके पास ऑप्शन है रुपया, बी में है टका, सी में है रूबल और डी में है नन ऑफ दिच। आपके पास 4 ऑप्शन है। जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर छापिए कि बांग्लादेश के टका का नाम क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा कि बांग्लादेश का टका का नाम क्या होता है, मतलब बांग्लादेश का मुद्रा का नाम क्या होता है, टका होता है। फिर कहा कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, मतलब कौन से ईस्वी में भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो याद रखिएगा कि भारत में सहकारिता आंदोलन 1904 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1904 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, यानी शुरू हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या है? मतलब इस भारत देश में जहां हम लोग रह रहे हैं वहां कितना राष्ट्रीयकृत बैंक है? आपके पास ऑप्शन है 12, बी में है 14, सी में है 19 और डी में है 20। फटाफट आप लोग बताइए कि राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या कितनी है। तो आपके पास यहाँ पे आंसर निकल के आएगा सी, यानी कि 19। राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या कितनी है? 19 है। चलिए, कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या क्या है? कोई भी आदमी है, उसका न्यूनतम आवश्यकता क्या होता है कि हमारे पास अच्छा खाना रहे, अच्छा कपड़ा रहे, अच्छा मकान रहे। यही तो सिंपल सोचता है, बाद में देखता है गाड़ी, घर, परिवार। मतलब एक सिंपल आदमी क्या सोचता है? तो ये सोचता है कि हमको पास रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? 42 के ए होगा, रोटी, कपड़ा, मकान। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। कहा इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? मतलब कौन सा ऐसा सेवा है जो पूर्णतः सरकारी है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है स्वास्थ्य सेवा, बी में है सैन्य सेवा और डी में है वायुयान सेवा, ठीक है। मतलब यहाँ पे सेवा होगा, से खाली लिखा गया है। तो आपको यहाँ पे जरा सोचना चाहिए कि स्वास्थ्य सेवा जो होता है वो प्राइवेट भी होता है, सरकारी भी होता है। जो सरकार के द्वारा भी चलाया जाता है और कोई निजी व्यक्ति के द्वारा भी चलाया जाता है, स्वास्थ्य सेवा। उसके बाद हम थोड़ा वायुयान सेवा, तो वायुयान भी मतलब कोई कंपनी के रहता है कि नहीं है, कुछ कुछ सरकार के भी रहता है, तो ये दोनों मिलकर चलाता है। लेकिन सैन्य सेवा एक ऐसा सेवा है जो सिर्फ सरकार ही चलाती है, इसको में कोई दूसरा आदमी नहीं इंटरफेयर कर सकता है। यानी सैन्य सेवा जो है पूर्णतः सरकारी सेवा है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी है, आपको पूछ दिया जाएगा कि पूर्णतः सरकारी सेवा कौन है, तो सैन्य सेवा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कहा किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? जहाँ हम लोग रह रहे हैं जिस राज्य में, उस राज्य का सीमा किस राज्य मतलब किस देश से जुड़ती है? आपके पास ऑप्शन है नेपाल, बी में भूटान, सी में दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा कि हमारा पड़ोसी में कौन है? नेपाल है, जहां हम लोग अक्सर टहलने जाते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? ए हो जाएगा, नेपाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका एक आप लोग एक स्क्रीनशॉट करिए। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं और पढ़ेंगे। आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए, जितना आप अपने से आंसर दीजिएगा उतने ठीक रहेगा, ठीक है ना। मतलब कि कितना आप पढ़ें वो पता चलेगा। ससुरा कितना देख रहा है, आँखें मुन के ऐसे ऐसे देखे से काम नहीं चलेगा। आंसर टिक आउट करो, ठीक है ना, तब पता चलेगा कि कितना पढ़ रहे हो। चलो देखो, यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? सबसे पहला यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? तो 1921 ईस्वी में लागू हुआ। नई आर्थिक नीति यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कहा गया क्वेश्चन की निम्नलिखित में कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो आपके पास ऑप्शन क्या दिया गया है? उदारीकरण,
निजीकरण, वैश्वीकरण और राष्ट्रीयकरण। तो हम एक ऑब्जेक्टिव आपको क्या समझाएं कि नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई भाई जी, तो 1921 ईस्वी में अपनाई गई, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे आपको चुनना है कि कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, तो याद रखिएगा कि नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है कौन, तो राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण जो है नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। नई आर्थिक नीति का अंग मात्र 3 है, जो क्या है, निजीकरण, वैश्वीकरण और क्या था भाई जी, एक उदारीकरण। ठीक है, 3 गो था, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये तीनों अंग है, लेकिन राष्ट्रीयकरण अंग नहीं है। बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा कि भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है। आपको एक बात यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि देखिए जितना भी नोट जारी होगा 1 रुपया से बड़ा, 1 रुपया के छोड़ के 1 रुपया के जो जारी करता है कौन करता है, वित्त विभाग करता है। 1 रुपया से जितना बड़ा नोट होगा, ठीक है ना, उस सब जारी करेगा कौन, तो आरबीआई करता है। कौन करता है भाई जी, तो आरबीआई करता है। और एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से और ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला एटीएम कार्ड जारी करने वाला बैंक कौन था, एसबीआई था। ठीक है, सबसे पहला एटीएम कार्ड मतलब एटीएम मशीन जारी करने वाला बैंक कौन था, तो एसबीआई था। नोट करेंसी बनाने वाला बैंक कौन है, तो आरबीआई है। 1 रुपया का मतलब सिक्का नोट बनाने वाला तो वित्त विभाग है। वित्त विभाग जो करता है, फाइनेंशियल ऐसे करके कुछ बोलते हैं उसको। तो चलिए देखिए नेक्स्ट में बढ़ेंगे तो कहा कि किसने मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। मतलब कौन से ऐसे मतलब अर्थशास्त्री थे जो बोले हैं कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। आपके पास ऑप्शन है बिस्मार्क, बी में हॉटले, सी में नैप और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है, वो कौन थे, हॉटले थे। याद रखना है इसको भी आपको सही तरीका से। बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा गया कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। ये क्वेश्चन को तो वीवीआई मार लो एकदम, इसको साइड में कहीं लिख लेना वीवीआई, यानी एग्जाम के दृष्टिकोण से वीवीआई है और हर बार ये पूछा जाता है। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, समाजवादी, मिश्रितवादी, पूंजीवादी। हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होता है, पहला समाजवादी, मिश्रितवादी और पूंजीवादी। तो हम लोगों को देश में कैसा पाया जाता है भाई जी, मिश्रितवादी पाया जाता है, यानी मिश्रित पाया जाता है। ठीक है ना। पूंजीवादी कहाँ पाया जाता है, अमेरिका में पाया जाता है। समाजवादी कहाँ पाया जाता है, रूस में पाया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कुछ कुछ। चलिए, कहा गया कि विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न होती है। क्या क्वेश्चन बोला, फिर से समझते हैं। कहा विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न होती है। मतलब देश 2 प्रकार के होते हैं, आपको तो पता होगा, एक विकसित, एक विकासशील। विकसित देश वह होता है जहां सबसे ज़्यादा जो लोग होता है सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में लगा हुआ रहता है। और मतलब जो विकासशील देश होता है वो सबसे ज़्यादा कृषि पर डिपेंडेंट रहता है, यानी डैट मीन्स वो कृषि कार्य से जुड़ा हुआ रहेगा। तो आपके पास यहाँ पे वही बात बोल रहा है कि विकासशील, यानी कि विकासशील ऐसा देश कौन है, तो भारत है। यहाँ के सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस कार्य से जुड़ा हुआ है, आपके पास ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र। अभी हम बताएं कि सेवा उद्योग में जो सबसे ज़्यादा जुड़ा रहेगा, और अब विकसित बोलेंगे, आज जैसा जुड़ा रहेगा कृषि क्षेत्र से, उसको याद रखना है कि विकासशील देश होगा। यानी विकासशील देश की अधिकतम जनसंख्या किससे होती है, कृषि कार्य से जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ तक हम आशा करते होंगे कि आप समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं हम आगे, इसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हम 50 की ओर। ठीक है, और 50 में देखेंगे कि क्या बोला गया है, उसके बाद ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं वो आपको पढ़ना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए शेयर आप लोग मारते रहिएगा, समझ रहे हैं ना, शेयर मारते रहिएगा फटाफट। नहीं शेयर मारिएगा तब पढ़ने में भी आपको मन नहीं लगेगा, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी डैट मीन्स वैसा कंपनी जो पूरे मतलब लगभग बहुत सारे देश में चलता हो, उसको हम बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलते हैं। आपके पास ऑप्शन है फोर्ड मोटर्स, बी में है सैमसंग के मोबाइल, देखे ना सैमसंग के मोबाइल। उसके बाद कोका कोला, एक गाना बहुत फेमस हुआ था बीच में, ए राजा जाई बाजारे ले आई कोका कोला, था कोका कोला। और ऑप्शन डी में है आपको सभी। तो आपके पास इतना ऑप्शन है। ठीक है, तो कौन हो सकता है इनमें बहुराष्ट्रीय कंपनी, वो आपको देखना है। तो देखिए भाई जी, बहुराष्ट्रीय कंपनी ये तीनों है। कौन कौन, फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला है ना। कोका कोला भी सभी होगा, यानी कि सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। नेक्स्ट, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। कौन सा राज्य में तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र स्थित है, यानी कि है। आपके पास ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र में स्थित है तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
कहा गया कि निम्न में कौन खरीफ फसल है, यानी खरीफ फसल के कौन उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन है गेहूं, धान, तिलहन, दलहन, तिलहन, 4 ऑप्शन है। तो आप जानते हैं खरीफ फसल वैसा फसल होता है जो लगभग शायद बारिश के मौसम में उगाया जाता है कि नहीं, यानी जून और सितंबर के महीने में उगाया जाता है। तो वैसा कौन है, गेहूं तो होगा नहीं, गेहूं रबी होगा, दलहन भी रबी होगा, तिलहन भी रबी होगा, यानी ठंडा के महीना में उगाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा भाई जी, धान जो है एक प्रकार का खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, कहा गया भारत में कोयला का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, यानी कौन सा ऐसा राज्य है जो कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। आपके पास ऑप्शन है उड़ीसा, बी में है दिल्ली, सी में है झारखंड और डी में है क्या, आगरा। तो आपको याद रखना है कि कोयला का जो सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है, आप लोग देखते ही आंसर मार दिए होंगे क्या, झारखंड, है कि नहीं। झारखंड एक ऐसा राज्य है जो कोयला का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि भारत में सर्व प्रमुख चावल का उत्पादक राज्य है, यानी सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। आपके पास ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली, मुंबई। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल है जो सबसे ज़्यादा चावल का खेती करता है, इसीलिए इसे धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इतना बात आपको याद रहेगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर से इसी मतलब कि इसी टाइम में। और इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए, फटाफट लाइक मारिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को बीच में। थैंक यू, धन्यवाद।